हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल पाथ। तो हम चलते चलते पहुंच गए हमारे वीडियो के पार्ट 3 में। ऑफिशियली तो ये पार्ट 2 है टाइमलाइन का, लेकिन तीसरा वीडियो है ये सीरीज़ का। तो इसमें हम 1857 से 1919 के समयकाल के दौरान घटित महत्वपूर्ण मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की घटनाओं को देखेंगे। तो रिवाइज करने के लिए जो 71st BPSC है उसके लिए बहुत अच्छा वीडियो है, तो बने रहिए हमारे साथ द सिविल पाथ पर। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार का पार्ट 2 हम देख रहे हैं। पहला पार्ट हमने देखा 1757 से 1858 तक का। वो वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आपने नहीं देखा तो पहले आप उसे देख लो। और हम जल्दी जल्दी अभी रिवीजन में पार्ट 2 देख रहे हैं कि कैसे भारत की मॉडर्न हिस्ट्री और बिहार की मॉडर्न हिस्ट्री ओवरलैप्ड है, और करीब 25 से 30 क्वेश्चंस आते ही आते हैं BPSC प्रीलिम्स में हिस्ट्री के। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। चलिए देखते हैं। तो हमने रखा है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार पार्ट 2 में 1858 से 1919 तक का। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो ये एक्ट क्या कहती है कि द 1857 रिवॉल्ट हैड एक्सपोज्ड द कंपनीज लिमिटेशंस इन एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि जो 1857 का विद्रोह था उसने कंपनी के लिमिटेशंस को एक्सपोज कर दिया कि भाई क्या क्या उसमें कमियां रह गई हैं। तो इससे ना ब्रिटिश सरकार को बहुत ज़्यादा ही झटका लगा कि उन्होंने सोचा कि भाई वो देश जहाँ हम राज करने आए थे वो आज हमें इस तरीके से वहाँ लोग उठ खड़े हुए मेरे खिलाफ, तो भाई कुछ तो करना पड़ेगा कि हम अपनी पकड़ को और मजबूत बनाए रखें। तो क्या हुआ कि वो एक एक्ट लेके आए 1857 की घटना के बाद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसमें वो दर्शाए कि कैसे अब कंट्रोल चेंज होगा और कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी से कंट्रोल हटकर ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश सरकार के हाथ में चला जाएगा भारत का कंट्रोल। तो कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 सॉट टू रेक्टिफाई दिस अनोमली। तो ये जो अनोमली मतलब गड़बड़ी हुई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा इतनी बड़ी, उसको कहा गया कि सुधार की प्रक्रिया थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट गेंड कंट्रोल ओवर इंडियन अफेयर्स, और वही कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन अफेयर्स के ऊपर कंट्रोल गेन कर लिया। उसके बाद द गवर्नर जनरल बिकम द वाइसरॉय। और देखो 1857 तक, ये विद्रोह से पहले तक सब गवर्नर जनरल कहलाते थे जो भारत में आते थे रिप्रेजेंटेटिव बन के ब्रिटिश के, है ना। जैसे लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो वगैरह सब गवर्नर जनरल थे। और अब हम देखेंगे आगे वाइसरॉय। तो द गवर्नर जनरल बिकम द वाइसरॉय। द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स केम टू एन एंड। और जो खतरनाक वाली एकदम जो चल रही थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति, उसको ख़त्म कर दिया गया। इंडिया वॉज टू बी गवर्न बाय एंड इन द नेम ऑफ द क्वीन और इन द नेम ऑफ द क्राउन। मतलब अब ये ब्रिटिश शाही सरकार के अंडर इंडिया की जो भी गवर्नेंस चलेगी वो ब्रिटिश शाही क्राउन के अंदर चलेगी। अब वहाँ पे क्राउन का राज आ गया। फिर अगला आया इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। तो इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 में क्या कहा गया, पास ड्यूरिंग लॉर्ड कैनिंग्स टाइम। तो ये लॉर्ड कैनिंग के समय में आया, वाइसरॉय थे। फर्स्ट टाइम इंडियंस वर एसोसिएटेड विद लेजिस्लेशन। और पहली बार भारत में लेजिस्लेटिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन कराया गया। फर्स्ट टाइम इंडियंस वर एसोसिएटेड विद द लेजिस्लेशन, मतलब लेजिस्लेशन से एसोसिएट किए गए फर्स्ट टाइम इंडियंस। इंट्रोड्यूस द पोर्टफोलियो सिस्टम, इसी काउंसिल्स एक्ट में इन पोर्टफोलियो सिस्टम का इंट्रोडक्शन कराया गया। और गेव लेजिस्लेटिव पावर्स टू द गवर्नर जनरल्स काउंसिल। और भारत में जो गवर्नर जनरल्स काउंसिल थी उसको लेजिस्लेटिव पावर्स दिए गए, राजकाज करने की जो पावर थी। फिर आया उसके बाद अगला इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। इसमें क्या था कि एक्सपेंडेड द साइज ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल काउंसिल्स। यहाँ पे सेंट्रल और प्रोविंशियल काउंसिल्स की साइज को बढ़ा दिया गया। इंट्रोड्यूस्ड इनडायरेक्ट इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम। भारत में पहली बार इनडायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस कराया गया। मेंबर्स फॉर द फर्स्ट टाइम गॉट द राइट टू पुट क्वेश्चन विद इन सर्टेन लिमिट्स। और जो मेंबर्स थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उनको पहली बार मौका मिला कि वो कुछ प्रश्न रख सकें, लेकिन वो भी सर्टेन लिमिट्स में। फिर अगला देख रहे हैं कि क्या बदलाव आया दो काउंसिल्स एक्ट देखने के बाद। हम देख रहे हैं उसके बाद, जैसे कि हम टाइम लाइन के साथ पढ़ रहे हैं, तो अभी हम पहुंच गए 1861 और 1892 के बाद। बीच में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई थी, वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, जो कि 1885 में हुई थी। हम देख रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका फाउंडेशन और द मॉडरेट फेज, मतलब कि जो नरम दल का जो समय काल चल रहा था उसको हम देखेंगे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स है, जैसे कि फाउंडेड बाय
ए ओ ह्यूम इन दिसंबर 1885। तो ये जो ए ओ ह्यूम साहब है, इनका नाम है पूरा एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ए ओ ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, फाउंडर थे कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। उसके बाद इसका फर्स्ट सेशन रखा गया दिसंबर 1885 में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन बॉम्बे। मुंबई में पहला सेशन रहा, बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में दिसंबर 1885 में रखा गया था। और ये जो पहला सेशन था, इसको प्रिसाइड किसने किया था? WC बैनर्जी ने, जो कि व्योमेश चंद्र बैनर्जी के नाम से जाने जाते हैं। इस कांग्रेस के फाउंडेशन और फॉर्मेशन को किसने कहा था सेफ्टी वाल्व थ्योरी? वो थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस को सेफ्टी वाल्व थ्योरी का नाम दिया था। सेफ्टी वाल्व थ्योरी क्यों कहा लाला लाजपत राय ने? क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह जैसी किसी बड़ी क्रांति को रोकने के लिए भारत के बढ़ते असंतोष और विद्रोह की भावना को नियंत्रित करने हेतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो लाला लाजपत राय ने इस सिद्धांत का प्रचार किया और तर्क दिया कि कांग्रेस भारतीयों के लिए एक सुरक्षा वॉल्व की तरह काम करती है, जिसे हम सेफ्टी वॉल्व बोलेंगे, जो उनकी शिकायतों को एक नियंत्रित और शांत तरीके से व्यक्त करने का मंच देती है। यही थी सेफ्टी वाल्व थ्योरी। आगे अब हम देखने जा रहे हैं इसी में एरा ऑफ मॉडरेट्स, मतलब कि नरम दल का जो समय काल है। नरम दल और गरम दल है ना, तो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। तो 1885 से 1905 का समय काल माना जाता है एरा ऑफ मॉडरेट्स। तो इसके जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं, जो कि मॉडरेट लीडर माने जाते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, वो कौन कौन है? दादा भाई नेरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनशो ई वाचा, व्योमेश चंद्र बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। इन सबको इम्पोर्टेंट लीडर्स माना जाता है मॉडरेट्स का। उसके बाद हम देखने जा रहे हैं एरा ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, मतलब कि गरम दल। एक्सट्रीमिस्ट का जो समय काल है वो माना गया 1905 से 1909 तक का। और इसके जो मेन लीडर्स हैं लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। ये जो लाल बाल पाल फेमस है ना, वही हुए लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। अब हम देखने जा रहे हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये अगली महत्वपूर्ण घटना घटी थी उस समय काल में। बंगाल विभाजन, बंग भंग भी जिसे कहते हैं, 1905 में हुआ था ना, बंग भंग, पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो इसमें क्या हुआ था कि किसके द्वारा किया गया था? उस तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा। इसका ऑफिशियल रीज़न क्या था? बंगाल जो उसको माना गया कि बहुत बड़ा है बंगाल, टू लार्ज, ओवर 80 मिलियन पीपल, मतलब 80 मिलियन पीपल वहाँ रहते हैं और ये बहुत बड़ा है, तो इस पर कंट्रोल करने में मुश्किल हो रही है, ये बोल के अंग्रेज़ों ने बंगाल का विभाजन किया और इसको दो पार्ट में बांटा। किसमें? ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल और असम का एरिया मिला एक तरफ और वेस्ट बंगाल एक तरफ, मतलब पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल में हमारा अभी का जो असम है भारत का, वो इंक्लूडेड था। और उसके बाद कैपिटल रखी गई ईस्ट बंगाल की ढाका और वेस्ट बंगाल की कलकत्ता। आज भी यही है। ईस्ट बंगाल जो अभी तत्कालीन बांग्लादेश, अभी का बांग्लादेश, और जो ईस्ट बंगाल है यानी बांग्लादेश वाला इलाका, इसमें से बस असम माइनस कर दो। उस समय असम इंक्लूड किया गया था, लेकिन अभी वो है नहीं। तो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया रहा ईस्ट बंगाल और हिंदू मेजॉरिटी रहा वेस्ट बंगाल। मतलब ये डिवाइड एंड रूल वाली ही नीति लगाई थी अंग्रेज़ों ने, और ये समझ रहे थे कि लोग समझेंगे नहीं। एक्चुअल मोटिव क्या था? डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो। अब अगली महत्वपूर्ण घटना उसके बाद क्या घटी? बंग भंग के बाद उसी के विरोध में स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट 1905। पूरी जनता में आक्रोश फैल गया और सब ने मिलकर स्वदेशी आंदोलन को लॉन्च किया और उसमें हिस्सेदारी ली। तो पार्टीशन ट्रिगर्ड स्वदेशी मूवमेंट एंड बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। लोग चिढ़ गए पार्टीशन से और इसे ट्रिगर होकर स्वदेशी मूवमेंट का लॉन्च हुआ और फॉरेन गुड्स जो मतलब विदेशी सामान था उसका लोगों ने बहिष्कार करना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या था? राइज ऑफ नेशनल एजुकेशन, प्रमोशन ऑफ इंडिजिनस इंडस्ट्री। इसमें क्या क्या हुआ था कि राइज ऑफ नेशनल एजुकेशन, प्रमोशन ऑफ इंडिजिनस इंडस्ट्रीज, मतलब कि भारतीय भाषाओं में शिक्षा देने पे बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया और भारतीय जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रमोट किया गया। सॉन्ग्स, लिटरेचर एंड पब्लिक मीटिंग्स फ्यूल्ड नेशनलिस्ट स्पिरिट। जगह जगह पे कई तरह के देशभक्ति गाने बनाए जाने लगे, लोग मीटिंग करने लगे और लिटरेचर मतलब अखबार में, किताबों में देशभक्ति की भावना के साथ चीज़ें छपने लगी। तो सब ने मिलकर पूरे भारत देश में उस वक्त एकदम राष्ट्रवादिता की भावना को भर दिया।
एक्सट्रीमिस्ट लीडर गेंड पॉपुलैरिटी, और इन सब के पीछे जो सबसे बड़ा मतलब जो लोग कर रहे थे विद्रोह वो थे हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर, जैसे कि लाल बाल पाल, तो उनको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली इस घटना से। उसके बाद पार्टीशन क्रिएटेड हिंदू मुस्लिम डिवाइड, और जैसे ये जो पार्टीशन हुआ था बंगाल का, तो इसने हिंदू और मुस्लिम के बीच में डिवीज़न पैदा कर दिया था। और उसके बाद उसी समय फाउंडेशन किस चीज़ की हुई, फाउंडेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एट ढाका, ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना भी उसी वक्त हुई थी। उसके बाद पार्टीशन आया, फिर मतलब ये भंग हुआ, उसके बाद उसके विरोध में स्वदेशी मूवमेंट चला। फिर एक वक्त आया जब एनलमेंट ऑफ पार्टीशन हुआ, पार्टीशन को ख़त्म कर दिया गया। ये कब हुआ, ड्यू टू मैसिव प्रोटेस्ट स्ट्राइक्स एंड राइजिंग नेशनलिज्म ब्रिटिश रिवर्स द पार्टीशन। तो बहुत ज़्यादा जब ये विरोध चला और बहुत ज़्यादा ही नेशनलिज्म की भावना जग उठी जब भारतीयों में, तो इससे झुक गए ब्रिटिश और उन्होंने इस पार्टीशन को रिवर्स कर दिया, मतलब एनल कर दिया, ख़त्म कर दिया। और ये कब हुआ, ये हुआ 1911 में। 1905 में भंग हुआ था, 1911 में बंगाल वापस जोड़ दिया गया। पार्टीशन एनल्ड मतलब ख़त्म कर दिया गया पार्टीशन को। और कैपिटल जो है उस समय फिर एक शिफ्ट हुआ कैपिटल का, कलकत्ता से शिफ्ट करके दिल्ली कर दिया गया भारत की राजधानी को। उससे पहले तक भारत की राजधानी कलकत्ता थी। उसके बाद इसी बीच एक और महत्वपूर्ण घटना घटी थी, सूरत स्प्लिट, जहाँ झगड़े हो गए थे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। तो इसमें क्या था, कांग्रेस सेशंस ऑफ 1906 कलकत्ता अडॉप्टेड स्वराज स्वदेशी बॉयकॉट नेशनल एजुकेशन एज गुड्स अंडर दादा भाई नारोजी प्रेसिडेंसी। मतलब जब 1906 का जो कांग्रेस सेशन कलकत्ता में रखा गया था, वहाँ पे ये सब चीज़ें अडॉप्ट की गई थी, जैसे कि स्वराज स्वदेशी ये जो मूवमेंट चल रहा था। फिर बॉयकॉट करने के लिए आह्वान किया गया, नेशनल एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया। और ये सब किसके अंडर हुआ, दादा भाई नौरोजी की प्रेसिडेंसी के अंदर। उसके बाद ना डिफरेंसेस ग्रो कर गए इनमें, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में। मॉडरेट्स वांटेड रिफॉर्म्स थ्रू पिटिशंस कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, वेयर एज एक्सट्रीमिस्ट वांटेड डायरेक्ट एक्शन, मास एजिटेशन, बॉयकॉट एंड स्वदेशी। मतलब इसी समय यही बंगाल का जो विभाजन हुआ उसके विरोध में अलग अलग तरह की मनोदशा बन चुकी थी। जो मॉडरेट्स थे वो चाहते थे कि जो रिफॉर्म हो वो शांतिपूर्ण ढंग से हो, पिटिशन फाइल किए जाएं और संवैधानिक तरीके अपनाए जाएं। और वहीं एक्सट्रीमिस्ट एकदम तुरंत एक्शन चाहते थे, वो चाहते थे कि अभी अभी एक्शन हो, डायरेक्ट एक्शन, मास एजिटेशन, पूरी की पूरी जनता उबल पड़े और बहुत बड़े स्तर पर बॉयकॉट हो और स्वदेशी का प्रमोशन हो। तो इसी से ना दोनों के बीच में रिफ्ट हुआ। तो फिर 1906 में ये चीज़ें हुई और तब 1907 में जो सूरत अधिवेशन रखा गया कांग्रेस का, जो कि गुजरात में था, वहाँ पे प्रेसिडेंट पहले चूज़ किए गए थे। इनिशियली रास बिहारी घोष चूज़ किए गए थे प्रेसिडेंट, जो कि मॉडरेट्स के द्वारा चूज़ किए गए थे। लेकिन वहाँ पे उसी समय मीटिंग में क्लैश मतलब झगड़े हो गए, दो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स की भावनाएं आपस में भिड़ गई। क्लैश ओवर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट एंड मेथड ऑफ एजिटेशन, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के ऊपर भी मतभेद हो गया और जो विरोध का जो मेथड और तरीका था जो अब तक चला आ रहा था भंग के विरोध में, उसके मेथड पे भी इन लोगों के बीच में, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में रिफ्ट हो गया। उसके बाद द सेशन एंडेड इन केओस लीडिंग टू अ फॉर्म्ड स्प्लिट ऑफ कांग्रेस, फॉर्मल स्प्लिट ऑफ कांग्रेस। क्या हुआ कि इतना ज़्यादा बात बढ़ गया कि अंत में ना कांग्रेस दो भागों में बट गई, स्प्लिट ऑफ कांग्रेस, जिसको सूरत स्प्लिट हम बोलते हैं। कांग्रेस डिवाइडेड इनटू मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। इससे पहले तक मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन सूरत में जब जो हंगामे हुए उसके बाद दो भागों में कांग्रेस बट गई। एक भाग हो गया नरम दल, एक भाग हो गया गरम दल। गरम दल हो गया एक्सट्रीमिस्ट और नरम दल हो गया मॉडरेट्स, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि उसमें भी जो मॉडरेट्स थे, नरम दल वाले, वो डोमिनेंट थे, उनका प्रभाव ज़्यादा था कांग्रेस में। उसके बाद फिर कांग्रेस को जोड़ भी दिया गया, रीयूनिफिकेशन 1916 एट लखनऊ सेशन। ये जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स डिवाइड हुए थे ये वापस कब जुटे, लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का 1916 में। 9 साल तक के लिए अलग रहे। फिर एक उसके बाद अगला घटना हमने इम्पोर्टेंट देखना था, मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स। ये 1909 में आया, मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स। इसमें क्या था, नेम्ड आफ्टर लॉर्ड मॉडले, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, एंड लॉर्ड मिंटो वाइसरॉय। ये दो लोगों के नाम पर ये रिफॉर्म आए कि एक था जो लॉर्ड मॉडले थे, जो कि
भारत में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और लॉर्ड मिंटो तत्कालीन वाइसरॉय। इसका एम क्या था मॉडले मिंटो रिफॉर्म का? इसका एम था टू प्लाकेट इंडियंस आफ्टर अनरेस्ट ड्यू टू पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 एंड स्वदेशी मूवमेंट। अंग्रेज डर गए देख के कि ये बहुत ही बड़े स्तर पर विरोध चालू हो गया बंग भंग के बाद, तो उसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए और इंडियंस में अपनी विश्वसनीयता को बहाल करने के लिए और स्वदेशी मूवमेंट को थोड़ा ठंडा करने के लिए ये लाया गया था मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स। तो इसमें फिर हम आगे देख रहे हैं प्रोविजंस ऑफ इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। 1909 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट को अब हम देखने जा रहे हैं। इसके क्या मेन प्रोविजन थे? एक्सपेंशन ऑफ काउंसिल्स, काउंसिल्स को और एक्सपैंड किया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट लाया गया। इंक्लूजन ऑफ इंडियंस, सत्येंद्र नाथ प्रसाद सिन्हा अपॉइंटेड टू वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, भारतीयों को शामिल किया जाने लगा सरकार वाली चीज़ों में। और इसमें जो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये बिहार के ही रहने वाले थे, इनको वाइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अपॉइंट किया गया। फिर रियल पावर स्टिल विद गवर्नर एंड एग्जीक्यूटिव, तब भी जो रियल पावर थी, जो मेन शक्ति, जो मेन कंट्रोल था, वो अभी भी गवर्नर और एग्जीक्यूटिव के हाथ में ही था, जो कि अंग्रेज थे। अब इस एक्ट का ना, जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 आया है, इसके लिमिटेशंस क्या थे ये देखो। काउंसिल्स हैड एडवाइजरी रोल ओनली, काउंसिल को एक्सपैंड तो किया गया लेकिन उसका कोई कार्य करने वाला रोल नहीं था, बस एडवाइस देने वाला रोल था, एडवाइजरी रोल ही था। सेपरेट इलेक्टोरेट लेड टू डिवीजन ऑफ इंडियन सोसाइटी, और जैसे मुस्लिम्स के लिए अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट ले आया गया, तो इसने भारतीय समाज में विभाजन करने का काम किया, और इसी की वजह से एक्सट्रीमिस्ट रिजेक्टेड इट। उस समय जो गरम दल के नेता थे उन्होंने इसका भरपूर विरोध किया। अब आगे हम देख रहे हैं होम रूल मूवमेंट 1916 से 1918 के बीच चला था। तो इट वॉज इंस्पायर्ड बाय आयरिश होम रूल मूवमेंट, आयरलैंड में जो होम रूल मूवमेंट चला था उसी से इंस्पायर होकर भारत में होम रूल मूवमेंट चलाया गया। एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक वर मेन लीडर्स, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक इसके मेन लीडर्स थे। 1916 में इसको लॉन्च किया गया, और इसका गोल क्या था? स्वशासन, सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्वराज विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, नॉट कंप्लीट इंडिपेंडेंस येट। ये क्वेश्चन बनता है कि जो स्वराज का नारा दिया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, कहा था ना बाल गंगाधर तिलक में, तो उनके लिए स्वराज का क्या मीनिंग था, ये क्वेश्चन आता है, जेपीएससी में भी आया है। तो इसका ये था ना कि वो संपूर्ण आज़ादी नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर के अंदर ही स्वराज मिले, स्वशासन मिले, नॉट कंप्लीट इंडिपेंडेंस येट, अभी तक पूरी तरह से पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं की गई थी। तो ये होम रूल मूवमेंट में क्या क्या किया गया? यूज न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट्स, मीटिंग, स्पीचेस टू स्प्रेड अवेयरनेस फैलाने के लिए पैम्फलेट्स, न्यूज़पेपर्स, भाषण, मीटिंग सबका यूज़ किया गया, शांतिप्रिय ढंग से कर रहे थे। रीयूनाइटेड मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, इन्होंने ही मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट को रीयूनाइट किया। पेव्ड द वे फॉर गांधी जीज मास मूवमेंट्स, और इसी ने गांधी जी का अगला जो कई मास मूवमेंट चले, कई सत्याग्रह चले, उसके लिए रास्ता बनाया। फिर ये होम रूल मूवमेंट डिक्लाइन की ओर चला गया। आफ्टर मॉन्टेगूज अगस्त डिक्लेरेशन 1917 प्रॉमिसिंग ग्रेजुअल सेल्फ गवर्नमेंट डिक्लाइन, जब लॉर्ड मॉन्टेगू ने अगस्त डिक्लेरेशन लाया 1917 में, उसके बाद जो था कि सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए हमें ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर में, ये वाली चीज़ों की ना डिमांड घट गई, डिक्लाइन हो गई। उसके बाद गांधी जी की भी एंट्री हुई थी, ये भी कारण रहा डिक्लाइन में। तो गांधी जी इज एंट्री 1919 शिफ्टेड फोकस टू मास सत्याग्रह। तो होम रूल मूवमेंट ठंडा पड़ गया जब गांधी जी आ गए, उन्होंने बड़े बड़े सत्याग्रह करना शुरू कर दिए, तो पूरी जो जनता थी उधर ही भिड़ गई, और ये होम रूल मूवमेंट धीरे धीरे ठंडा पड़ता चला गया। तो ये हमारा फेज़ 2 था, हमने पूरा देख लिया, और तुरंत मैं थोड़ी देर में फेज़ 3 की वीडियो अपलोड कर रही हूँ। रिवीजन के लिए आप इसे देखते रहो, बीपीएससी प्रीलिम्स में बहुत काम आने वाला है ये। और मेरे साथ बने रहने के लिए अब तक थैंक यू, और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैंने इस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहाँ से आपको नोट्स, पीडीएफ जो भी चाहिए सब मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।